हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये हम लोग आज आज का टॉपिक रखते हैं रिवीजन के लिए। तो बेटा देखो, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? एक ऐसे कंपाउंड्स का लिस्ट है ये जिसमें सिर्फ क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इसमें भी दो पार्ट बनाते हैं। कौन से पार्ट? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। इसके अंदर भी हम थोड़े डिविजन्स करेंगे। एसाइक्लिक या चेन फॉर्म जिसको बोलते हैं, ओपन चेन, एंड साइक्लिक। साइक्लिक के अंदर बहुत सारे डिविजन्स आएंगे, फिर सिंगल रिंग, डबल रिंग वाले कंपाउंड, उनमें भी स्पाइरो, बाईसाइक्लो, सब कंपाउंड। जब बात अनसैचुरेटेड की होती है तो फिर इसमें वही ओपन चेन एंड साइक्लिक। तो जब बात बेटा ओपन चेन की आती है तो इसके अंदर आपके पास एल्कीन, एल्काइन, डाईईन्स, ईनाइन कॉम्बिनेशन। और साइक्लिक में हमारे पास दो चीज, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, और एक और बोल सकते हो एंटी एरोमेटिक, विच इज वेरी रेयर। रेयर है, इतना कॉमन नहीं। तो अब जितने सैचुरेटेड कंपाउंड है उनका रिएक्शन बिल्कुल अलग तरीके से होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का अलग तरीके से होता है। अब सैचुरेटेड कंपाउंड में बात करूं, ओपन चेन वाले तो कौन से हैं? ये कुछ और नहीं है भाई साहब, यही है अल्केन। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ओपन चेन बिना कोई पाई बॉन्ड, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन रखा हुआ, क्या बन सकता है? अल्केन ओनली। क्या फॉर्मूला होता है इसका जनरल? CnH2n प्लस 2। यही सबसे ज्यादा सैचुरेटेड फॉर्म। इनको अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें अगर आप हाइड्रोजन दोगे तो वो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर सकता है और क्या बना सकता है, पाई बॉन्ड तोड़ करके सिग्मा सिग्मा। जैसे अनसैचुरेटेड का सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि आप हाइड्रोजन और प्लैटिनम के प्रेजेंस में इसको गर्म करो तो आपको ये मिलेगा। यही बोलते हैं ये अनसैचुरेटेड था और ये क्या है, सैचुरेटेड। एक दूसरी टर्मिनोलॉजी भी आती, पैराफिन्स एंड ओलिफिन्स। तो मैंने क्या बताया आपको, पैराफिन्स एंड ओलिफिन्स। पैराफिन्स एंड ओलिफिन्स, ओलिफिन्स इन्हीं को बोलते हैं, अनसैचुरेटेड वाले को ओलिफिन्स बोलते हैं, ओलिफिन्स। और ये क्या है, पैराफिन्स। मतलब इनकी एफिनिटी रिएक्शन के टुवर्ड्स बहुत कम रहती है, लेस एफिनिटी रहती है। क्यों लेस एफिनिटी रहती है? अब आप खुद बताओ, एक बात बताओ, मान लो मैंने एकदम सिंपल सा कंपाउंड ले लिया, कार्बन एंड हाइड्रोजन, सबसे छोटा ले लिया, वो क्या होगा, मीथेन। अब मुझे बताओ मीथेन में रिएक्टिविटी के लिए क्या चीज जिम्मेदार होता है? भाई किसी भी मॉलिक्यूल में क्या जिम्मेदार फैक्टर होते हैं कि वो रिएक्टिव हो जाए? पहला, उसका बॉन्ड कमजोर हो, अट्रैक्ट करे किसी को स्ट्रांगली अपनी तरफ, ये खुद एक इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल हो। इनमें से बताओ ये क्या है? क्या इसके बॉन्ड कमजोर है? नहीं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड काफी स्ट्रांग होते हैं। क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड है, कोई पोलर बॉन्ड है जिसकी तरह से ये अट्रैक्ट हो जाए कोई इसकी तरफ? नहीं है। भी तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पोलैरिटी है बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन।
क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? बिल्कुल नहीं यार, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रोफाइल हो नहीं सकता, और कोई एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मतलब सबसे मुश्किल रिएक्शन किसके होते हैं पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में? अल्केन, सैचुरेटेड कंपाउंड्स के। तो अब क्या होगा? तो वही जो प्रोटोटाइप रिएक्शंस है वो सब होते हैं जो इनको आप बचपन से सुने होंगे, जैसे कंबशन, इनको जलाया जाए तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? CO2 एंड ये एकदम प्रोटोटाइप रिएक्शन जो हम लोग बचपन से पढ़ते। कंबशन हो गया। थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल हो तो क्या करेंगे? तो इसको दो चीजें हैं, ऑक्सीजन के साथ गर्म कर रहे हो तो यार ये भी देगा CO2 NH2। अब बैलेंस करने पे हो सकता है H2O CO2 के रेशियोज बदल जाए, बट देने वाला यही है। लेकिन बिना ऑक्सीजन के सिर्फ गर्म कर दूं तो मैं सिंगल वाला लेके चलूं, रैंडमली ये बॉन्ड टूट जाते हैं अगर बहुत हायर टेम्परेचर तक लेके जाते हो, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे हमेशा मॉलिक्यूलर ब्रेकडाउन ही होता है। क्यों ब्रेकडाउन होता है? क्योंकि एक फैक्टर है जो उस रिएक्शन को प्रोसीड कराता है आगे। कौन सा? अब बताओ, क्या आप सबको पता है डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। डेल्टा एच माइनस, मुझे बताओ अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो ये टी का वैल्यू हाई हो जाएगा, टी इंटू डेल्टा एच हायर होगा। मोर नेगेटिव होने के लिए डेल्टा एच को क्या होना चाहिए फिर? पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा एच तो बहुत हायर टेम्परेचर पे डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। तो डेल्टा एच पॉजिटिव कब हो सकता है? जब प्रोडक्ट साइड ज्यादा पार्टिकल्स आपको दिखाई दे एज कंपेयर टू ऑन द रिएक्टेंट साइड। अरे क्या बात सुन, इसलिए हायर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूलर ब्रेकडाउन होता है, टूटते हैं मॉलिक्यूल। सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर के रिएक्शन हमने आज तक पढ़ रखे हैं। PCl5 को भी गर्म करते हैं तो N2O4 को भी गर्म करते हैं तो डिपेंड करता है कैसे किए हो। 2NO2 भी ब्रेक कर सकते हैं, मोस्टली सबसे कॉमन है 2NO2, और गर्म करोगे तो और कहानी और भी। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो अमोनिया प्लस HCl। अमोनियम नाइट्राइट NO2 को गर्म करते हैं तो कितने लोग को याद था ये रिएक्शन? अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो ये हमने नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ा था। मतलब ये पूरा एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रैंडमली ब्रेक डाउन कर जाएगा। इसलिए इसमें पायरोलिसिस वर्ड है। पायरोलिसिस का मतलब, पायरो मतलब क्या होता है? हीट। हीट सप्लाई करके अगर किसी को आप तोड़ते हो तो उसको पायरोलाइसिस बोलते हैं। ओके, सो इनमें रिएक्शन करने में ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गया, ये सब कुछ बड़े रेयर रिएक्शन है, मतलब ऑक्सीडाइज करने के लिए, जैसे 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन। ऐसे तो यूजुअली ये कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर यहाँ आपने KMnO4 के साथ इसको सोल्यूशन के साथ इसको गर्म कर दिया तो ये अल्कोहल बन जाता है। सिर्फ 3 डिग्री वाला, और कोई नहीं करता है। रिलेटिवली इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है ये 3 डिग्री का। ये कुछ बड़े सिलेक्टिव रिएक्शन है अल्केन, अल्केन के रिएक्शन ज्यादा है नहीं। तो 2-3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताता हूं, उनमें से एक तो ये है। एक रिएक्शन है आइसोमराइजेशन का, कि अगर कभी आपने सिर्फ इसको AlCl3 और HCl के साथ गर्म कर दिया, हीटिंग कर दिया, तो ऐसा देखा गया है ब्रांचिंग की तरफ चला जाएगा। ये इसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन। इसको याद रखना, सीधी चेन में से ब्रांच की तरफ अगर भागना हो तो AlCl3 एंड HCl। तो बड़े गिने चुने रिएक्शन है, एक 3 डिग्री वाला ये मैंने बताया, एक ये बताया, बाकी ये सब तो फालतू के रिएक्शन है, इनको याद करने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहां तक ध्यान रहेगा सभी को। और एक रिएक्शन काम का बताता हूँ, ये जो 4-5 रिएक्शन मैं आपके दिमाग में भरूंगा अच्छे से,
उनको दिमाग में रखना, अल्केन खत्म, फिर कुछ नहीं करना अल्केन। कौन से और बोलो। बताओ आशमन, बताओ कौन कौन से रिएक्शन है, बताओ उसमें कौन कौन सा चीज आता है। CH4+, हाँ, कब बनेगा ये, जब यहाँ पे क्या करें, कॉपर के साथ अगर इसको हम गर्म करें। बताओ ये मिथेनॉल कब बनेगा, मिथेनॉल का मतलब HCHO, कब फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो आपके लिए जिम्मेदारी ये है, ये क्वेश्चन मार्क है, आप थोड़ा ढूंढो, एनसीईआरटी में ढूंढो। किसके साथ, मिथेनोइक या मिथेनॉल, मिथेनल, Mn H3 डबल बॉन्ड OH। और बताओ फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए मैंगनीज का एसिटेट देखो यूज किया। खैर चलो, ये दोनों रिएक्शन को ध्यान रखना, ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का पार्ट है। ये तो सिर्फ याद करना है यार, इसमें कुछ नहीं करना है बेटा। कॉपर के साथ करोगे तो मिथेनॉल बनेगा, Mn2O3 के साथ करोगे तो मिथेनल बनता है। इनसे भी ज्यादा एक स्टेप इंपॉर्टेंस वाला रिएक्शन मैं आपको बताता हूं। कभी अगर 6 मेंबर्ड लीनियर चेन हो जाए, कितने लोगों को याद है, हाथ उठाओ। इससे हम क्या बना सकते हैं, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बेंजीन, बिल्कुल सही जवाब। क्या यूज करना पड़ेगा, हाँ, Cr2O3 और V2O5 और MO2O3, इनमें से तीनों के साथ गरम करना है बस, तो ये बन जाएगा बेंजीन। अभी मैं बता रहा था कि रैंडमली ये क्लीव करते हैं ना, देखो इसमें से 6, कितना हाइड्रोजन निकला देखो तो, 4H2 निकला होगा, चेक करो। सॉरी H2O नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के साथ गर्म नहीं किए, वरना तो ये जल जाता। ऑक्सीजन के साथ ये CO2 एंड H2O देगा, हाइड्रोजन टूट के निकला है। ये वही वाला रिएक्शन जो अभी मैं तुम्हें यहाँ सिखा रहा था, कि ये दोनों टूट करके क्या बन जाते हैं, H2। तो वैसे ही तो है, सोचो 3 पाई बॉन्ड लगाए और एक रिंग बनाए, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, 4, इसीलिए मैंने 4H2 लिखा, करके देखो बैलेंस होगा। अब इसी को एक्सटेंड किया जाए, दिस इज वेरी वेरी, तो लिख लेना एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन। क्या जाए इसमें, 6 MO2 MO2,
ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। एरोमेटाइजेशन में देखो ये 6 कार्बन वाला कहानी क्लियर है, 7 कार्बन हो जाए, कहने का मतलब CH2 का नंबर। सेम कहानी ये तीनों के साथ गर्म करेंगे, क्या बन जाएगा? एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक बन जाता है। ड्राइविंग फैक्टर क्या है? एक तो टूटना और दूसरा एरोमेटिक मॉलिक्यूल बन सकता है। क्या बन गया ये? टॉल्यूइन। गर्म करने पे क्या बन गया ये? टॉल्यूइन। सभी को समझ में आ गया? टॉल्यूइन क्लियर हो गया? इसके बाद देखो, अगर मान लो कभी फ्यूचर में तुमसे पूछे कि ये 6 मेंबर्ड है और इसको वही कहानी लेकर के गर्म करे तो क्या बनेगा? तो जब यहां से एरोमेटिक बना सकता है तो जो ऑलरेडी रिंग बना हो तो उससे कितना आसान होगा बनाना, तुरंत बेंजीन बना देगा। ध्यान रहेगा, ये रिएक्शन तुम्हें एनसीईआरटी, दिस इज अंडरस्टैंडिंग, ये एनसीईआरटी का रिएक्शन नहीं, इसके ऊपर वाले हैं ये नहीं। और एक एरोमेटाइजेशन रिएक्शन कोई बताएगा जिसमें एसिटिलीन को रेड हॉट कॉपर के साथ। अब मैं ये थोड़ा अलग जगह जा रहा हूं। क्यों अलग अलग जा रहा हूं? क्योंकि ये रिएक्शन अल्केन का नहीं है, ये किसका है? क्योंकि एरोमेटिक बन रहा था इसलिए मैंने तुम्हें दिखा दिया कि देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये तीनों अपने पाई बॉन्ड रीअरेंज कर लेते हैं, ये इधर और ये इधर, तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे करके क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाए। किरत, गुनिका, अद्विक, आद्या, दीक्षा, निकुंज, तन्वी, आ रहे सभी को समझ में? तो टूटा ही ना, इनके आपस के बॉन्ड टूट गए। हाँ, इसमें क्यों नहीं टूटा? H नहीं टूटा बेटा, ये टूटा ना, 3H2 तो यहां भी निकले। समझ में आया ना? बॉन्ड तो टूटा, एरोमेटिक बन गया, अच्छी बात है। याद रहेगा ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसके बाद एक आखिरी रिएक्शन बताता हूं तुम्हें अल्केन का, जो काम का है इसके बाद, और वो कौन सा है? हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अब हेलोजिनेशन में इसमें किसका काम ज्यादा है? आंसर है इसमें अल्केन का कोई बड़प्पन नहीं है ये रिएक्शन कराने में। ये रिएक्शन कराने में रोल किसका है? बोलो। हेलोजन, बिल्कुल सही। क्यों हेलोजन? देखो तब तो तुम्हें नहीं पता था ब्लॉक के बारे में कुछ भी, अब थोड़ा दिमाग लगा के मुझे बताओ, अब तो तुम्हें हेलोजन में भी पढ़ा है तुमने, कुछ ना कुछ दिमाग लगाओ, क्या कारण है कि हेलोजन से रिएक्शन कर जाता है? लगाओ, चलो कुछ तो सोच के बताओ, बोलो कुशाग्र, बताओ क्या लगता है तुम्हें कि अल्केन यूजुअली रिएक्ट नहीं करते हैं अनलेस वो बहुत हाई टेम्परेचर पे रखा जाए, बट ऐसा देखा गया है कि CH3 में, यह एकदम सिंपल छोटा सा ही मॉलिक्यूल ले लेता हूं, कौन सा वाला? मिथेन ले लेते हैं। मिथेन को मतलब तुम एकदम अंधेरे कमरे में डार्क, इसके साथ तुमने अगर डार्क भी ले लिया लो टेम्परेचर तो भी नहीं रुकने वाला है। ये CH3F करते 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 फाइनली ये CF4 बना देगा। यहां तक पहुंचे, HF लिखा है। और क्लोरीन के साथ भी बड़ा तेजी से रिएक्ट करता है थोड़ा सा लाइट के एक्सपोजर पे, CH3Cl प्लस HCl या
CCl4 प्लस HCl मतलब 4 टाइम्स। बीच के भी सारे केसेस मिलते हैं, CH2Cl2 CH Cl3 क्लोरोफॉर्म एंड CCl4। अब ये यूजुअली तब मिलता है when Cl2 is in excess, और ये तब मिलता है मेजर when CH4 is in excess। ये जब CH4 एक्सेस में हो तब मिलता है, और दूसरा वाला कब मिलेगा? जब क्लोरीन ज्यादा हो, एक्सेस हो, तब मिलता है। अब सिर्फ यही नहीं, ब्रोमीन के साथ कराओगे HNO के साथ तो भी रिएक्शन होता है। ब्रोमीन थोड़ा कम रिएक्टिव है, स्लो है, सिलेक्टिव भी है, और वहीं आयोडीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो होता ही नहीं है, इट विल नॉट रिएक्ट। आयोडीनेशन का जो डेल्टा H होता है ना, ये पॉजिटिव होता है। इन तीनों का जो डेल्टा H है वो नेगेटिव होता है। फर्स्ट थ्री रिएक्शन के डेल्टा H नेगेटिव एक्सोथर्मिक होता है, आखिरी वाले का क्या होता है? एंडोथर्मिक। सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक कौन सा होगा? फ्लोरिनेशन इज एन फ्लोरिनेशन इतना फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस होता है ना कि इतनी एनर्जी निकलती है कि जिस कंटेनर में लेके करा रहे होते हैं वही पिघल जाता है। फ्लोरिनेशन इज वेरी डेंजरस। क्या कारण है भाई? अभी तो मैंने बोला CH4 बड़ा ही गधा स्पीशीज है, रिएक्ट ही नहीं करता किसी के साथ, अच्छे बॉन्ड है, पोलैरिटी नहीं है, क्या कमाल है? ऑफ कोर्स हेलोजन का। हेलोजन में क्या कमाल है, थोड़ा देखो, आप लोगों का भी नजरिया देखूं कि क्या सोचते हो। बिल्कुल नहीं। आपने बोला न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ इस रिएक्शन में क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है जो इसको जरूरत है न्यूक्लियोफाइल की? तो ये केस तो बिल्कुल गलत हो गया। उससे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग क्या बोल रहे थे तुम? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या हो जाएगा? तुम मुझे एक्सप्लेन तो करो। ये बड़े बड़े सिर्फ वर्ड मत चिपकाओ कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सर, एक्सेसिव हाइड्रेशन है, पोलराइजिंग। वो क्या काम कर रहा है इसमें, वो बताओ, उससे क्या होगा? और कुछ सोचो। देखो, पहली बात तो ये अकेला सिर्फ मिथेन है, इसमें पाई बॉन्ड का कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि बन क्या रहा है? CF4। दूसरी चीज, ये कोई अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जो आप ये बोलो कि हाँ गुड ऑक्सीडाइजिंग है। चलो ठीक है, मैं मान लिया अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ बोल देने से काम नहीं है, और क्या हो रहा है? बिल्कुल सही आंसर कि सर इनमें ये जो हेलोजेंस है ना, इनके बॉन्ड बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। Halogens are very reactive not because they are having high hydration, high electronegativity, ये सब कोई कारण नहीं है उनके रिएक्टिविटी का। आपको पता है सबसे दुनिया में घटिया रिएक्टिविटी किसकी है? नाइट्रोजन की, N2। और पूरे दुनिया में तीसरा सबसे ताकतवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर इतना इंपॉर्टेंस रहता तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन एंड फिर नाइट्रोजन आता ना, उसके बाद आते ब्रोमीन एंड ये सब। ब्रोमीन बहुत आगे है, कंपैरिजन ही नहीं है नाइट्रोजन के साथ कोई। क्यों नाइट्रोजन जो इतना ताकतवर है फिर भी बकवास है? क्योंकि भाई रिएक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से नहीं होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बॉन्ड जब बन जाए, उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी को बताता है। बॉन्ड बनने में उसका क्या रोल है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नहीं, रिएक्शन तो कोलाइड करके पुराने बॉन्ड तोड़ करके नए बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी को बोलते हैं। तो पुराने बॉन्ड में मिथेन के बॉन्ड बड़े स्ट्रांग थे, ये नहीं टूटने वाले थे, लेकिन फ्लोरीन का बॉन्ड अपना फट से टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि सर एक तो सिंगल बॉन्ड कमजोर,
ऊपर से लोन पेयर रिपल्शन के वजह से जो इनका बॉन्ड बनना चाहिए अच्छे से ओवरलैप होकर के, वही नहीं बन सकता है सर, पुअर ओवरलैप होता है। एंड पुअर ओवरलैप होने की वजह से ये बॉन्ड कमजोर, लेस ओवरलैप, पुअर बॉन्ड एनर्जी ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, ये बनाता है हैलोजेंस को बहुत ही खतरनाक स्पीशीज। तो फ्लोरीन तो मतलब अंधेरे कमरे में भी 2f में टूट जाएगा, और एक बार f बन गया ना तो खतरा है, क्योंकि f कैसा स्पीशीज है, रैडिकल, रैडिकल, एंड रेडिकल्स आर वेरी डेंजरस। हम लोग को बोला था ना रेडिकल से दूर हो। फ्री रेडिकल आपके हेयर को, स्किन को, सबको डिस्ट्रॉय करते हैं। यही नहीं, इंटरनल मेटाबॉलिज्म से जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, हमारे बड़े बड़े जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, लिवर, किडनी, उन सबको डैमेज करते हैं। कितने खतरनाक है, क्यों खतरनाक है, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, और केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए पेयरिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये ढूंढ रहे होते हैं कि मुझे कहीं और कोई मेरे जैसा स्पीशीज मिल जाए, नहीं मिलता है ना, तो किसी बेचारे अच्छे भले मॉलिक्यूल को तोड़ सकते हैं। ये इतनी ताकत होती है। एफ डॉट अटैक्स ऑन हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन को स्नैच कर लेता है। बहुत ही बड़ा एटम स्नैचर है ये, एचएफ बन गया। और फिर क्या पैदा कर दिया, दूसरा रेडिकल, और ये फिर गोल गोल घूमता रहता है जिंदगी। अब ये अगर उसी कंटेनर के अंदर ऐसे कुछ अनडिसोसिएटेड फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन पे अटैक करके CH3F एंड F डॉट बनाता है, और F डॉट फिर से ऐसे ही CH4 पे करके ये बनाता है, तो चलता रहता है, चलता रहता है। ये बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। तीन रेडिकल रिएक्शन तीन तरह से होते हैं, चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। लास्ट में जब इनकी संख्या बहुत कम रहती है, तो ये भी आपस में टकरा के क्या बना सकते हैं, CH3F, या दो CH3 भी आपस में टकरा के क्या बना सकते हैं, CH3, दो F डॉट भी। लेकिन ये सब क्या है, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। तो मैंने कौन सा रिएक्शन मजाक मजाक में पढ़ा दिया आप लोग को, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ाया, अब समझ में, नाम ले लेता तो फट से आंसर कर देते, मैंने नाम ही नहीं लिया, बिल्कुल जेनरिक वे से उसको देखने की कोशिश किया कि आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं। तो याद रहेगा, अल्केन का ये वन ऑफ द वेरी नाइस रिएक्शंस में से एक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन। ध्यान रहेगा सभी को, बोलो, ओके, नोट कर लो इसको।
अब इनमें एक बहुत काम की चीज आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। वो काम की चीज क्या है कि अगर कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, ध्यान से सुनना बेटा, और आपसे पूछे कि भाई ये दो रिएक्शन में डिफरेंस, अब मैं फ्लोरिनेशन को नहीं लूंगा क्योंकि वो एक्सप्लोसिव होता है। मान लो क्लोरीन NH ले लिया और मैं यहाँ पे ले लूं Br2 NH, और मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ मुझे मोनो हेलो डेरिवेटिव बनाना है। मोनो हेलो का मतलब सिर्फ एक हेलोजन लगना चाहिए। तो नेचुरल सी बात आपके दिमाग में आएगा कि क्योंकि सर ये फास्ट होता है, फ्लोरीन सबसे खतरनाक है, उसके बाद क्लोरीन, तो फास्ट है तो ये हाइड्रोजन भी हटा के यहाँ जुड़ सकता है, इसको भी हटा के, इसको भी हटा के, एंड ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो कुल मिला के कितने प्रोडक्ट देगा? 4। ये पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट भाई बीच वाले में, ध्यान देना, ये और ये एक ही जैसे है ना इस कार्बन के अबाउट, इसलिए इन दोनों में एक ही जगह लगाओ, क्योंकि नाम लिखोगे तो दोनों सेम ही कंपाउंड। फिर कितने लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ, एंड चौथा अगर मैं बनाऊं तो कहां पे? आखिरी में चल लेता है। क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये सब आ तो गए, बट इनका परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या? कौन कितना परसेंट बना, या रिलेटिव अमाउंट निकाल सकते हैं क्या? तो रिलेटिव अमाउंट निकालने का एक तरीका होता है, रिलेटिव अमाउंट निकालने का एक तरीका है, क्या है? रिलेटिव रिएक्टिविटी मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप। आप देखो इसमें आपको कितने तरह के हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। नेचुरल सी बात है, हाइड्रोजन कितने तरह का होता है? अरे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यही हाइड्रोजन होता है ना। ये हाइड्रोजन कौन सी डिग्री का है? ये और ये। जो हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसकी डिग्री 1 हो, और कार्बन की डिग्री कैसे देखते हैं? 1 2 3 4। कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से बताओ? ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री का होगा। ये कितनों से जुड़ा है? इधर इधर। ये कितने से जुड़ा है? 3 डिग्री का हो गया। आ रहा है बात समझ में? तो अगर आप ये समझ पा रहे हो तो Br2 एंड HNO, ब्रोमीन एंड HNO लेकर के अगर मैं कराऊं तो इसमें भी ये सारे कंपाउंड्स बन रहेंगे। सोचेंगे हम ये सब के सब, जहां क्लोरीन है वहां ब्रोमीन लगा देंगे। बात आती है परसेंटेज की, तो क्लोरीनेशन फास्ट होता है, ये फास्ट है, एंड नॉन सेलेक्टिव। क्यों है वो मैं तुम्हें बताता हूं। ये अगर 1 डिग्री का हाइड्रोजन है, रिलेटिव रिएक्टिविटी, 1 डिग्री के हाइड्रोजन के साथ अगर ये रिलेटिवली, अगर मैं इसको कंपेयर करने के लिए बोलूं कि अगर 1 यूनिट, 1 मॉलिक्यूल पर सेकेंड रिएक्ट करता है, तो रिलेटिव रिएक्टिविटी अगर वही 2 डिग्री हाइड्रोजन की हो जाए तो उसके साथ 3.9 टाइम्स फास्ट रिएक्शन करता है। और 3 डिग्री के साथ जब रिएक्शन कर रहा होता है तो यही वैल्यू बढ़ करके रफली 5 हो जाता है। तो आप देखो तो 1 से 2 जाने में लगभग लगभग 4 गुने का डिफरेंस है, 3.9 टाइम्स। यही अगर ब्रोमिनेशन की बात किया जाए, स्लो एंड सेलेक्टिव, अब ये क्यों ऐसा है ये समझो। बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनमें। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन के साथ जो इसकी रिएक्टिविटी है, वो अगर ये 1 है, ये 84 टाइम्स है। लग रहा है ना? इसके भी पापा है इधर, 1600 टाइम्स से भी ज्यादा होता है।
मतलब आप देखो 1600 ज्यादा गुना फास्ट रिएक्ट करेगा अगर 3 डिग्री का हाइड्रोजन टकरा गया। तो बताओ सबसे ज्यादा प्रेफर्ड चॉइस ब्रोमिनेशन का क्या है? 3 डिग्री। इसलिए इसका अगर तुम्हें मेजर प्रोडक्ट बनाना हो तो ये हाइड्रोजन हटा करके ये कर लो, क्योंकि यहाँ पे तुम रिलेटिव नंबर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है यार, नंबर तो एक ही था ना। तो इसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट आएंगे 1600 इंटू 1, क्योंकि रिलेटिव अमाउंट कैसे निकालते हैं हम? रिलेटिव रिएक्टिविटी नंबर ऑफ सच हाइड्रोजन। अच्छा इसमें मान लो तुम्हारे हिसाब से लग रहा हो कि सर ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसे है ना, तो ये 6 हो गए। 6 इंटू 84 भी कर लो तो कितना आएगा? सॉरी ये तो 1 डिग्री वाला था। 6 इंटू 1 भी कर लो तो क्या आएगा? 6। 1600 के टाइम 6 कुछ है आसपास भी है नहीं, तो ये वाले का तो कोई सेंस नहीं बना। बात आई 2 डिग्री, 2 है, 2 इंटू 84 कर दो कितना आया? 160। 1600 के रेस्पेक्ट में 150 भी कुछ है क्या? इसलिए इसका एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट आता है मेजर। जबकि इसकी बात करोगे तो देखना सारे सिग्निफिकेंट है। जैसे हम ये क्लोरीन में रिप्लेस कर रहा हूं, ऐसे कितने हाइड्रोजन थे यहाँ पे? तो 3 यहाँ और 3 यहाँ, दोनों आइडेंटिकल है ना। तो 6 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई रिलेटिव रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी 1 है क्लोरीनेशन वाले, इंटू नंबर ऑफ सच हाइड्रोजन 6 है। तो ये ना 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 बात समझो। मैंने बोला है जिस हाइड्रोजन को लगा के आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो वो हाइड्रोजन कितने हैं। तो इस जगह पे प्रोडक्ट बनाना या इस जगह बनाना सेम है, लेकिन ये और ये पोजीशन आइडेंटिकल नहीं है ना, तभी तो हमने आखिरी में इसको लिखा है अलग से। यहाँ सीएल है तभी तो इसको अलग से लिखा है ये 1 डिग्री वाला। लेकिन भाई जिनसे प्रोडक्ट मिल रहे हैं वहां कितने वो हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री वाले 6 थे तो इसलिए 1 इंटू 6 किया। यहां देखो कितना करूंगा मैं, एक ही हाइड्रोजन है 2 डिग्री वाला, तो 3.9 इंटू 1। इसको देखो बेटा, हाँ अच्छा ये 5 था ना, सॉरी, हाँ 3 डिग्री था। और ये देखो 2 डिग्री वाला था ना, तो 2 इंटू 3.9 कितना आ गया ये? इसकी बात कर रहा हूं। और ये कितना आ गया? अब बताओ इनमें कोई ऐसा है जो निगलेक्ट कर सकते हो? ये अगर 6% परसेंट तो नहीं है ये, क्योंकि परसेंटेज में नहीं, ये रिलेटिव अमाउंट। अगर ये 6 मॉलिक्यूल बन रहे तो इसके 5 बन रहे, इसके 7.8 और इसके 3 बन रहे। इनमें कोई भी नेग्लिजिबल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ 3 डिग्री थी। ये मतलब है रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। क्या आपको मैंने फर्स्ट टाइम में पढ़ाया था? हाँ देखो, क्या मैंने आपको ये फर्स्ट टाइम में डिस्कस किया था? अरे तो बहुत पिटेगा। हाँ चल नोट करो। हाँ नहीं वही तो समझाया यार, वैल्यू निकाल के दिखा दी ना। नहीं होता है क्यों? क्योंकि क्लोरीन इतना फास्ट रिएक्ट करता है कि उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन उड़ाने में या 2 डिग्री उड़ाने में या 3 डिग्री उड़ाने में उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। हर जगह है ये, यही 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 फॉलो होगा रूल। Cl2 रिएक्ट करेगा तो वो ऐसे ही उड़ाता है सबको, पूरा उड़ाते हुए चला जाएगा, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो क्लोरीन के चक्कर में? सारा का सारा हाइड्रोजन उड़ा सकता है। इसलिए क्वेश्चन देखो कभी भी आता है तो ऐसा पूछा है, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स पॉसिबल। क्यों नंबर ऑफ मोनो आयोडो डेरिवेटिव क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि आयोडीन इतना लेजी फेलो रिएक्ट ही नहीं करता है। ब्रोमिनेशन सिलेक्टिव हो जाता है काफी, फ्लोरिनेशन ब्लास्ट करा देगा, इसलिए फ्लोरिनेशन नहीं पूछता है। अब अगला क्वेश्चन लिखो, ये वैल्यूज लिख लेना इंपॉर्टेंट है।
कर लिया बच्चा पार्टी? हो गया बेटा? मिटा दूं ये? ओके जी, अगला क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ C5H12 are possible including stereoisomer, including stereo? Including stereoisomer. कितने बन रहे हैं? बोलिए बेटा, कितने बन रहे हैं बेटा? आइए देखते हैं। सबसे पहले कितने लोग कह रहे हैं ये आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, और आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन में हम कैसे सेग्रीगेट करते हैं, पहले स्ट्रक्चरल बनाते हैं, फिर एंड स्ट्रक्चरल में भी कैसे पहले बनाते हैं, चेन आइसोमर। बताओ इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? सबको फॉर्मूला याद है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं बेटा? नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान रखना यहाँ हेलोजन भी ले लेंगे, माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन बाई 2, याद है ना? बताओ कार्बन कितने थे? 5 प्लस 1 6 हो गया, माइनस हाइड्रोजन कितना है? 12, माइनस नाइट्रोजन एक भी नहीं, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 6 माइनस 6 कितना? 0। और आना भी चाहिए, अल्केन के फॉर्मूले में कहा कोई, इसका मतलब हम कोई साइक्लिक नहीं बना सकते। तो 5 कार्बन का पहले हम चेन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, 1 2 3 4 5 लंबी चेन। 5 कार्बन इन पीसी, 4 कार्बन इन पीसी ले लेते हैं, एक की ब्रांचिंग। क्या इसको इधर घुमाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, 2 पे इधर भी है इधर भी है। अब क्या करें हम, 3 कार्बन ले तो 2 कार्बन इकट्ठे लगा नहीं पाएंगे क्योंकि चेन बन नहीं पाएगी, तो 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, तो 3 तरह के पेरेंट चेन बने। और अब हमें क्या करना है, इन स्केलेटन पे हमें क्या लगाना है? एक क्लोरीन लगाना है। जितने बन रहे होंगे उतने आंसर है। बताओ क्लोरीन यहां लगा दूं, एक बन जाएगा क्या? चेक करना, क्या ये स्टीरियो आइसोमर है? नहीं है। अच्छा यहां लगा दूं बीच में, तो नंबर कितने पे? 2 पे, क्या ये बना? हाँ जी बना। कैसे पता है? 1 2 3 और चारों ग्रुप अलग अलग, तो यहाँ पे 2 बनेंगे, एक डेक्स्ट्रो एंड एक स्टीरियो। बताओ यहाँ 3 पे लगा दिया तो बनेगा क्या? नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि सर ये और ये आइडेंटिकल हो गए। चारों ग्रुप जब अलग अलग होते हैं तो वो कार्बन कैसा हो जाता है? काइरल। एंड काइरल, क्या बात समझ में आ रहा है? और काइरल कार्बन हो जाए तो उसमें दोनों जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे काइरल नहीं है, तो इसका आंसर कितना आएगा? इधर लीनियर वाले का, तो 1 और 2 3 और 1 4, इसके 4 बने। इधर वाले देखते हैं। बताओ अगर मैं क्लोरीन यहां लगा दूं तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा? हाँ जी। मजे की बात पता है किस वजह से हो गया? इस वजह से नहीं, ये बगल वाले सेंटर को इसने एक्टिवेट कर दिया, तो इसके 2 बनेंगे। अरे यहां लगाने से ये एक्टिव नहीं हुआ, इसके बगल वाले को काइरल बना दिया, क्योंकि इससे पहले जब ये नहीं लगा था तो ये दोनों सेम ग्रुप थे। जैसे क्लोरीन लग गया, ये जगह पे काइरलिटी आ गई। ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसलिए मैंने मॉलिक्यूल ही वही चूज किया जिसमें तुम गलतियां करते हो। ठीक है, तो ये बन गया काइरल, DNL, डेक्स्ट्रो एंड लेवो। ये सेंटर में स्टार लगा दे रहा हूं। इसके बाद नंबर 2 पे लगा दें तो नहीं बनेगा, एक ही बनेगा।
नंबर 3 पे लगा दें तो सर बन जाएगा, क्योंकि CH3H क्लोरीन एंड ये ग्रुप, तो D+L, और किनारे लगा दें तो भी कुछ नहीं होने वाला है। तो कितने बने? 1 2 और 1 4 बन गया एंड 2 6। ओ माय गॉड, ये 6 बन गए। और इधर कितने लोग कह रहे हैं 2 बनेगा? एक यहां बनाओ और एक क्लोरीन यहां लगा दो। ऐसा नहीं करोगे ना तुम लोग, सिर्फ क्लोरीन यहीं लगाना, क्योंकि ये चारों पोजीशन आइडेंटिकल है, बीच में तो जा ही नहीं सकता क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी है। कितने बने आंसर? 11 बन गए इंक्लूडिंग। कितने ऑप्टिकली एक्टिव है इसमें से? 3 फॉर्म एक्टिव है। एक्टिव कंपाउंड तो सारे जोड़ोगे ना, D+L 2 हो गए, ये एक नहीं बोलते। 2 2 4 एंड 2 6 ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, क्योंकि डेक्स्ट्रो एंड लिवो दोनों ही एक्टिव होते हैं ना। इनैंशोमर, इनको क्या बोलते हैं? क्या खास बात होती है इनैंशोमर्स की? हाँ, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। ऐसा मत बोलो यार, मिरर इमेज तो किसी को भी बना सकते हो। क्यों, किसी भी इडियट्स का मिरर इमेज बना सकते हैं। मान लो तुम शीशे के सामने खड़े हो गए, क्या मिरर इमेज नहीं बनेगा? बनेगा ना। मैं तुम्हें इडियट नहीं बोल रहा हूँ, इडियट का इंसल्ट नहीं करना मुझे। मैं बता रहा हूँ कि मिरर इमेज इज नॉट अ क्राइटेरिया, इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। गॉट इट ना? कि अगर किसी चीज का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आप बना रहे हो तो वो इनैंशोमर्स होते हैं। और क्या खास बात होती है इनैंशोमर्स की? इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम सर, मेल्टिंग पॉइंट सेम, एक जैसे रिएक्टिविटी करते हैं, इसलिए तो इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। कभी आपसे ये पूछ ले कि C5H12 में कितने फ्रैक्शंस आएंगे, तो जितने डीएल मिल रहे हैं ना, उसको 2 नहीं 1 समझना। मतलब ये 1 हुआ, इसको 2 नहीं गिनना, इसको भी 1 ही गिनना। 1 और 1 2 हुए, और 1 3 फ्रैक्शन, इसमें 3 आएंगे, आइसोमर 4 है। 3 मतलब अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट इनका है, तो क्योंकि इनका तो अलग फ्रैक्शन पूछे तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट अपने दिमाग में लेके आना। नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कभी भी पूछ ले आपसे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पूछता है, तो इसका मतलब कितने अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो कितने अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट मिलेंगे? डी एंड एल दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। ये बात बहुत अच्छे से आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए। क्या याद रहेगा? इसमें गलती करोगे क्या? नहीं करोगे। तो डी एंड एल, आ रहे बात समझ में? ये दोनों ही ओके। चलिए, अच्छी बात है। अब ये सवाल याद रहेगा ना? एक और सवाल देता हूं, बस एक और दूंगा मैं आपको, ठीक है? एंड देखते हैं आप कितना सही और कितना गलत। ठीक है, चलो। यू हैव एवरीबडी you have methyl cyclohexane. Tell me the possible products here. आप नंबर बताओ उसके कितने होंगे और बनाओ भी उसको जल्दी जल्दी। ये मैंने प्रोडक्ट दिया हुआ क्वेश्चन में, अल्ट्रा वायलेट लाइट, एंड ये डाल दिया, तो मतलब कैसा रिएक्शन करेगा ये? रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बनाइए प्रोडक्ट।
चलो बेटा बताओ। हाँ जी बोलिए। कर लिया? आओ चलो देखते हैं। कर लिया? कितने लोगों ने कर लिया? सबने कर लिया होगा यार, हो गया कि नहीं? आइए चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, CH3 एंड Cl2H लिया है, तो कितने लोग कह रहे हैं एक तो सर तुरंत यहां बन जाएगा, 1। डू गाइस एग्री? क्या ये कायरल हुआ? नहीं हुआ। दूसरा कितने लोग कह रहे हैं यहां हो जाएगा? अरे बोलो, क्या ये कायरल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको अगर आगे एक्सटेंड करो तो इधर इधर आधे आधे में कट जा रहा है। तीसरा कितने लोग कह रहे हैं यहां होगा सर? यहां होते ही मजे की बात। क्या मजे की बात पता है? इसके दो आइसोमर बनेंगे, E एंड Z। बोलो कैसे? अब उनको दिखाओ। देखो E किसको बोलोगे? ये हो गया E। Z किसको बोलोगे बेटा? अरे सेम प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन, Z होता है। और जो अपोजिट साइड हो जाए वो क्या होता है? E। कौन सा आइसोमर है? ज्योमेट्रिकल GIs। कितने लोग कह रहे अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ये खुद क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। ये खुद क्या है? मतलब इनका मिरर इमेज भी बनेगा, यानी ये और इनका इनैंशियोमेरिक फॉर्म। क्या आ रहा है समझ में? आ रहा है क्या समझ में? अब ये इमोशनल तो नहीं होगे ना यार कि मुझे बताना पड़े कि ये दोनों सुपर इम्पोजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई POS कोई COS। अरे इतना समझ में आता है क्या? POS COS नहीं, तो ऐसे ही इसका भी बनेगा क्या? ओ माय गॉड, तो ये एक नहीं दो नहीं सर, 4 मॉलिक्यूल। मजा ही आ गया यार इसमें तो। 4 मॉलिक्यूल कोई सोचा था क्लास में किसी ने? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बड़ी बात है, एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है। और अब कितने लोग कह रहे इसके बाद कौन सा चीज आएगा सर? ऐसे ही हम आ जाएंगे CH3 एंड Cl पे। क्या मैं अब इसमें डायरेक्ट लिख दूं कि 4 होगा? E एंड Z, एंड E भी एक्टिव Z भी एक्टिव, तो 4 मिल जाएंगे। इसके बाद कौन सा होगा? पैरा। यहां थोड़ा सा गेम हो जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं सर आप E बनाओ या Z बनाओ, दोनों में POS आ जाएगा। किसके अबाउट POS? यस, अबाउट दिस, यही प्लेन है यहाँ के। और जब POS आ जाए या COS आ जाए तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी खो देता है, तो उसका इनैंशियोमर नहीं बन सकता, बट ये दो तो बनेंगे ना। तो इसका आंसर कितना होगा? 2। टोटल आंसर कितने होंगे? 1 2 और 8 2 10 और 2। एनीवन? करिया था पूरा? बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, वेरी गुड। तो ये दो आपके लिए आज के बोनस क्वेश्चन थे, जो आपका आंख थोड़ा खोल के रखेगा आइसोमर्स में, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स में एक्चुअली देखते कैसे। इतनी बात अगर आपको समझ आई तो मैं आगे बढ़ूं। तो अब इसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड कैसे करते हैं भाई? हो गया हमारा अल्केन का रिएक्शन खत्म, अल्केन के रिएक्शंस खत्म हो गए, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन खत्म नहीं हुआ। अगला हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन।
अब ये क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिक पढ़ा है तो इतना तो मैं लिबर्टी लूंगा कि आप लोगों से पूछूं, कितने लोग बता सकते हो मुझे कम से कम कुछ मेथड्स यार, प्रिपरेशन अल्केन कहाँ से कैसे बनाएं। चलो अब आप लोगों से पूछता हूँ, बताते जाओ। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, कौन बोला है? आते रहो। हाँ क्या बोला, पूरा बोलो अच्छे से। हाँ बिल्कुल सही, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट यहाँ यूज होता है? बोलो। तो हाइड्रोजिनेशन, अच्छा पहले तो ये बताओ, हाइड्रोजिनेशन एंडोथर्मिक होता है एक्सोथर्मिक होता है? बोलो, दिमाग लगाओ, बताओ यार, ये सब देखो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, पूछी जाती एग्जाम। बोलो वैष्णवी, क्या बोलती हो तुम? एक्सोथर्मिक क्यों? क्यों एक्सोथर्मिक है? बोलो। हीट देते हैं? नहीं, हीटिंग की रिक्वायरमेंट कई बार एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में भी होता है। जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, जबकि उसको गर्म नहीं करोगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जिन रिएक्शन की बहुत ज्यादा हो, वो चाहे एंडो हो या एक्सो, हीट की जरूरत उन दोनों को पड़ती है ना। एक्टिवेशन बहुत हाई है तो आपको उस लेवल तक जाने के लिए टेम्परेचर के मॉलिक्यूलर एनर्जी को ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, तो वो एंडो या एक्सो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हीटिंग दोनों को करना पड़ सकता है। तो सिमरत, एनी आंसर इन दिस केस? विच रिएक्शन इज दिस? तो देखो बॉन्ड, अब यार थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है ना, बताओ अगर कमजोर बॉन्ड टूटे और तगड़े तगड़े बॉन्ड बन जाए तो एंडो होगा कि एक्सो? एक्सोथर्मिक। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्या टूट रहा है? पाई, और क्या बन रहा है? सिग्मा। सिग्मा, और ऐसे मैंने छुपा लिया है, सिग्मा यहाँ टूट रहा है H2 का। अरे मोटू लोग, H2 टूटेगा ना, तो एक सिग्मा एक पाई टूटा, कितने सिग्मा बने? तो दो सिग्मा जो बनता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, कमजोर बॉन्ड टूटेंगे एनर्जी कम एब्जॉर्ब करेगा। अगर उसने 100 एब्जॉर्ब किया, रिलीज 150 कर दिया, तो ओवरऑल रिलीज ही हुआ ना 50, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये डेल्टा एच नेगेटिव होता है। ओके, इस पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, अभी मैं करवाऊंगा एक्सोथर्मिक। इस हीट को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, कितना हीट निकलेगा अगर किसी अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल को हम हाइड्रोजनेट कराएं, तो उस हीट को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। याद रहेगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है इसलिए। अच्छा जी, तो ये कराते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है, कैटलिस्ट का जरूरत क्यों? क्योंकि फिर से यहाँ क्या प्रॉब्लम है, किसी रिएक्शन को कैटलाइज करने की जरूरत तब पड़ती है जब रूम टेम्परेचर पे वो फिजिबल ना हो, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और ये कैसे समझ में आएगा सर? ये ऐसे समझ में आएगा कि जो पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट है उनमें कोई कमजोर बॉन्ड दिख रहा है? नहीं, नहीं है। कोई लोन पे रिपल्शन है? नहीं। कोई बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है? नहीं, हाइड्रोजन बहुत छोटा होता है। तो H2 का बॉन्ड बहुत तगड़ा है, CH का बॉन्ड बहुत तगड़ा है, CC का पाई बॉन्ड भी तगड़ा होता है। ये तो मैं कंपेयर कर रहा था पाई टू सिग्मा, उसमें पाई थोड़ा पीछे रह जाता है, वरना ये बहुत तगड़ा होता है। ये वैल्यू बताऊं लगभग कितनी आती है? -120 के आसपास किलो जूल पर मोल, थर्मोडायनेमिक डेटा के हिसाब से लगभग लगभग 120 किलो जूल का डिफरेंस आता है। आइए अब हम बात वापस से इस चीज पे करते हैं। अच्छा पता है, एक बारी ना ऐसे ही, पता नहीं क्या, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, वो सिर्फ ये पता करने के लिए कि बच्चे बॉन्ड एनर्जी के डेटा पे ध्यान देते हैं या नहीं देते, सिर्फ इतना पता करने के लिए एक बार पूछ लिया था कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी कितना है। आंसर पता कैसे दिया था? 1 किलो जूल पर मोल, 10 किलो जूल, 100 किलो जूल, 1000 किलो जूल, ऐसे दिया हुआ था। गेस करो क्या आएगा? हाँ हजार कौन जा रहा है मोटू, सुधर जाओ। 100। आंसर वैसे 100 भी करेक्ट नहीं है तो इसका करीब 350 के आसपास होता है, लेकिन वो नियरेस्ट 10 के मल्टीपल्स में आंसर जा रहा था। तो समझ रहे हो ना,
इसलिए जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर है, क्योंकि इसकी एनर्जी रेंज 8 किलो कैलोरी से लेकर के 27 किलो कैलोरी तक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग में चला जाएगा। 27 इंटू 4 कर दोगे, लगभग लगभग जो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड के नजदीक पहुंचता है, वरना हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड, कमजोर से कमजोर कोवेलेंट बॉन्ड, यार सबसे कमजोर किसका मैंने बताया, हेलोजन्स का ना। इससे कमजोर दुनिया में कोई चीज है? एनसीईआरटी है तुम्हारे पास, हेलोजन चैप्टर है, बॉन्ड एनर्जी का टेबल दिया होगा, सारे टेबल बनाया होगा, तो देखो उसको, थोड़ा तो उस पर ध्यान दो, तब तो पता चलेगा कि केमिस्ट्री में तुम इन चीजों का ध्यान देते हो, इनका बड़ा महत्व है। तो इनकी बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा है बेटा, इस वजह से ये बॉन्ड अपने आप नहीं टूटता है। तो जब अपने आप नहीं टूटेगा तो टकराएंगे भी तो नहीं टूटेगा, तो मैं और टेम्परेचर अप करूंगा, और टकराएं और टकराएं और थर्मल एनर्जी लेके 2000 डिग्री सेल्सियस 2500 डिग्री सेल्सियस ले आने पे रिएक्शन होगा, क्या फायदा? इतना खर्चा हो जाएगा हमारा, क्या फायदा ये कराने का? इसलिए कैटलिस्ट लेके आते हैं। कैटलिस्ट में कौन कौन से? दो तरह के कैटलिस्ट, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब जो रिएक्टेंट के फेज के साथ मर्ज कर जाए, मतलब रिएक्टेंट गैस है तो वो भी गैस हो जाए। और हेट्रोजीनियस का मतलब रिएक्शन गैस है तो वो सॉलिड हो जाए, रिएक्शन लिक्विड है तो वो सॉलिड हो जाए। नाम से क्लियर है ना, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस जो उसके साथ मिक्स कर जाए। तो होमोजीनियस की लिस्ट बड़ी छोटी सी है, उसका नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट। एवरीवन, कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ, आई मीन द फॉर्मूला ऑफ विल्किंसन? अरे अरे, रोहोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PPH3 का Cl, ये होता है, इसका नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस में तो कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है? ड्यू टू वेरी हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इसलिए। अरे बोलो, अल्केन के केस में कैटलिस्ट का जरूरत पड़ रहा था कब? जब हम हैलोजिनेशन कर रहे थे? नहीं, क्योंकि हैलोजन बहुत रिएक्टिव होता है, बॉन्ड बड़ा कमजोर होता है, वहां जरूरत नहीं है। हेट्रोजीनियस में बताओ, इसमें तो यार भरे पड़े हैं मेटल। कौन से मेटल? प्लस हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, निकेल वाला पूरा जो ग्रुप है ना, ये बड़े अच्छे कैटलिस्ट के एग्जांपल है हाइड्रोजनेशन में। निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम। अब इनके एक्टिव फॉर्म भी मिलते हैं, जैसे रानिन, एक्टिव फॉर्म ऑफ निकेल एड्सॉर्प्शन के साथ, समझ गए? इसके अलावा और क्या? एडम्स कैटलिस्ट, P2 कैटलिस्ट। इनमें बेसिकली प्लैटिनम एंड निकल के, एक इसमें से निकल का बोराइड होता है और एक होता है प्लैटिनम का ऑक्साइड। बट कुल मिला जुला करके होते सभी के सभी क्या है? मोस्टली सॉलिड। और इन्हीं के वजह से मेटल मैंने लिखा है। अच्छा, इनमें एक बड़ा फेमस नाम है, कोई बताएगा क्या नाम है? क्या नाम है भाई? बोलो, याद करो याद करो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया था, अल्काइन से सिस अल्कीन बना करके रुक जाना हो तो लिंडलार्स कैटलिस्ट। वेरी गुड, कितने लोग को याद है? व्हाट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट? इट इज पॉइजनड पैलेडियम, पैलेडियम का जो सरफेस है ना, उस पे पॉइजनिंग कर दो, लेयर चढ़ा दो, किसका? बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और साथ में बॉइलिंग जाइलीन कर दो। जाइलीन पता है ना किसको बोलते हैं? बेंजीन पे 2 CH3 लग जाए तो जाइलीन होता है, ऑर्थोमेटा पैराथीन होता है। जाइलीन या सल्फर या कुछ और कर दो, या इतना भी चलेगा, पॉइजनड। इसका काम क्या होता है? सिर्फ आइन को ईन में बदलता है, यही रुक जाएगा। बाकी ये सब क्या करते हैं? आइन से ईन, ईन से एन, यहां तक पहुंच जाएंगे, ये वहीं रुक जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका अल्काइन अल्कीन पे ही रुक जाए, फर्दर हाइड्रोजनेट ना हो, अल्कीन ना बने, तो आप इसका यूज करो। लेकिन ये जितना कहानियों में लिखा हुआ है, ये सभी के सभी क्या करते हैं? सिन एडिशन कराते हैं। क्या कराते हैं? इसका मतलब क्या है भाई?
हाँ जी, डबल बॉन्ड के सेम तरफ से जुड़ेंगे। डबल बॉन्ड के कौन से तरफ से जुड़ेंगे बच्चा पार्टी? सेम तरफ से जुड़ेंगे। सिन एडिशन, सिन एडिशन कराते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर तुम्हारे पास अल्काइन है और तुमने यहां H2PD ले लिया या लिंडलार्स कैटलिस्ट ले लिया, और साथ में हाइड्रोजन, तो ये तो पहले क्या कन्वर्ट करेगा? अनडाउटेबली सिस में, और ये आगे भी लेके चला जाएगा सिस, क्योंकि सेम तरफ से ऐड करोगे तो सिस ही बने। लेकिन ये आगे भी चला जाएगा, रुकेगा नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो ये आगे का भी रिएक्शन दे देगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यहीं बन के रुक जाएगा, आगे नहीं। इसलिए मैंने बोला अगर तुमको अल्कीन पे रुकना है तो यहीं का। कौन सा रिएक्शन सिन एडिशन कराता है? मेरा अगला सवाल, क्या हमारे पास कोई मैजिक बूंद है कि हम ट्रांस अल्कीन भी बना पाए अल्काइन से? गुड। रिएजेंट क्या है? अच्छी बात है, रिएजेंट बताओ। फेमस है, फेमस फेमस, ग्लोबली फेमस, पॉपुलर है, बताओ। वर्ल्ड फेमस रिएजेंट, ऐसे कैसे भूल सकते हो? रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, एक बार ही नहीं। मैंने बोला कि अगर तुम्हारी जिंदगी सिस में नहीं ट्रांस में जानी है तो क्या करोगे? तुम चाहते हो कि मेरे को चाहिए ही सिर्फ ट्रांस, यू वांट दिस ओनली, क्या यूज करें? आंसर इज सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, या फिर लिथियम लिया तो अमोनिया के साथ अल्कोहल भी ले सकते हो। लिक्विड अमोनिया के साथ एल्कली मेटल लेने से जिंदगी बहुत अलग हो जाती है, ट्रांस बन जाता है। इसको बर्थ रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कोई कैटलिस्ट के साथ हाइड्रोजन नहीं है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट ही है। दुनिया का एकमात्र रिड्यूसिंग एजेंट जो ट्रांस बना सकता है, और कोई नहीं बना पाता है, कोई भी नहीं बना पाता है। क्यों भाई? ऐसा क्या खास है इसमें कि ये ट्रांस बनाता है? कोई समझाए मुझे। ये सब सिस बनाते हैं तो चलो समझ में आ रहा है, क्योंकि मेटल पे हाइड्रोजन ऐसे जाके चिपक जाते हैं सरफेस पे, तो जब एल्कीन आ रहा होता है तो उसको सेम साइड से दे देते हैं, इसलिए सिस बनाते हैं। ये ट्रांस क्यों बनाता है? क्यों बनाता है ट्रांस? क्यों बताता है? क्यों बनाता है? बताओ बताओ। हम्म, बताइए कुलराज, बोलो। नहीं ध्यान है? मिस्टर मानिक चंद, मिस्टर मानिक चंद, बोलिए। मिस्टर मानिक, कैसे? वही मैं समझना चाहता हूँ, हाउ? ये क्या होता है? कैटलिस्ट तगड़ा होके घुमा दे, क्या मतलब है? नहीं, ये सब बिल्कुल बहुत ही बकवास लॉजिक है, बिल्कुल ही बकवास, अनएक्सेप्टेबल लॉजिक है। यस, बताइए। द आंसर इज मैकेनिज्म इज लाइक दैट, कि इसके अंदर रेडिकल कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है, और वो स्टेबली तभी हो सकता है जब वो एंटी अलाइनमेंट में चले जाए। तो इसके मैकेनिज्म में होता है, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन पहले देता है, और वो इलेक्ट्रॉन, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करता है। जैसे एक्सेप्ट करेगा ये बॉन्ड टूट जाता है, क्या बनता है ये? कार्बन है और रेडिकल। अब बताओ, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये दोनों भी बल्कि ग्रुप, नेचुरली ये एंटी अलाइनमेंट में चले जाएंगे। टू अवॉइड
रिपल्शन, टू बी इन मोर स्टेबल फॉर्म। सिर्फ ज्यादा स्टेबल है स्टेरिकली या ट्रांस, इसलिए ये ऐसे अलाइन हो जाता है। एंड बाद में ये कार्बन पे जो नेगेटिव है वो हाइड्रोजन ले लेता है अमोनिया से, या अल्कोहल है तो उससे ले लेगा, तो एक बन गया। फिर ऐसे ही दूसरा वाला रेडिकल से फिर कार्बन आयन बन जाएगा, फिर सोडियम से लेके। तो कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये जो रिएक्शन है इट प्रोसीड्स बाय radical carbanion intermediate, and that is the reason what, बोलिए, that is the reason it undergo anti-alignment to stabilize the radical carbanion formed। आ रहा है मजा? ये क्या था? हाइड्रोजनेशन ऑफ व्हाट, अल्काइन एंड अल्कीन, जिससे क्या बन रहा है हमारा। अच्छा एक और चीज है ध्यान रखना, क्वेश्चन ये है कि ये जो सिस बन गया, सॉरी ये ट्रांस जो बन गया, इसके बाद ये फर्दर अमोनिया से रिएक्ट ही नहीं करता। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्यों नहीं रिएक्ट करता भाई? नो रिएक्शन, इसलिए ये भी इसी पे रुक जाता है। इसको तो पॉइजन नहीं किया है। इसके पीछे कारण ये है कि कार्बन आयन बहुत ही अनस्टेबल स्पीशीज है, जल्दी बनता ही नहीं है। यहां बन इसलिए पा रहा है कार्बन आयन क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई नाइट्रोजन से भी ज्यादा। जैसे ही वो sp2 में चेंज हो गया, अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम हो गई, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर कहोगे सर कोई भी नहीं करता है क्या? करता है ना, sp2 में भी करता है। कहा? जब वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए। नॉर्मली स्टेबलाइज था नहीं। बेंजीन के केस में कितने लोगों को याद है बर्थ रिडक्शन का प्रोडक्ट नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन होता है, क्योंकि इसमें भी सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में कहानी ऐसा ही है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेके एक जगह डॉट और एक जगह नेगेटिव, और वो एक दूसरे से दूर जाने के लिए कॉन्जुगेशन का हेल्प ले लेता है। तो यहाँ वो काम, मैजिकल काम कौन कर रहा था? ट्रिपल बॉन्ड, जो कि sp हाइब्रिडाइज करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा रहा था, और यहाँ वो काम मैजिकल रेजोनेंस कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट ना? सिर्फ ये दो जगह के अलावा और कहीं कोई रिएक्शंस ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। समझ में आया? इसलिए ये भी बड़ा अच्छा है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन? कि जो टर्मिनल अल्काइन होता है ना, उसको ये रिड्यूस नहीं कर पाता। ये टर्मिनल अल्काइन को रिड्यूस नहीं कर पाता है। अब उसमें क्या कारण हो सकता है? तो उसमें जो बच्चे, हमारे प्यारे बच्चे अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको ये बात पता होगी कि टर्मिनल अल्काइन में ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, मालूम है? और एसिडिक हाइड्रोजन के साथ कोई भी मेटल ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि नॉर्मल पानी के साथ कोई रिएक्ट कर रहा हो और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करे। बिल्कुल वैसे ही जैसे H2O के साथ सोडियम रिएक्ट करता है, वैसे ही इसके साथ भी रिएक्ट करता है। ये रीजन है कि टर्मिनल को, और एक बार कम हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब कहां से लेगा इलेक्ट्रॉन? खत्म हो गई टेंडेंसी। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री वाला कौन लेके जा रहा था? टर्मिनल वाला, वो अब इधर कौन लेके चला जा रहा है? हाइड्रोजन। इसलिए इट कैन नॉट रिड्यूस टर्मिनल अल्काइन। आ गया सबको बात समझ में? लेकिन एक अच्छी खबर भी है, टर्मिनल अल्कीन को ये अल्कीन में भी रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि टर्मिनल अल्कीन पे 1 डिग्री कार्बन आयन बनेगा जो कि स्टेबल होता है रिलेटिवली। तो चलो वो पॉइंट नहीं भी याद रहे तो चल जाएगा, क्योंकि रिएक्शन में बहुत कम चांसेस है कि वो पूछे, लेकिन ये जितने पॉइंट बताए ये बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो ये था मेथड नंबर 1, हाउ टू प्रिपेयर व्हाट, अल्केन। कहां से बना रहे हैं? अल्कीन एंड अल्काइन से। क्या मेजर स्टेप है? हाइड्रोजनेशन। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट भी हमने करके देख लिया है ना? बोलो। और बताओ अल्केन कैसे बनाए? ग्लूकोज को, हाँ चलो वो भी सही है। HI के साथ अगर हम रिएक्शन करा दे ग्लूकोज का तो NHCN बन जाएगा। अच्छी बात है अगर तुम्हें याद है तो। इसके अलावा और बताओ।
हाँ, कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी डी कार्बोक्सिलेशन एक तरीका है। और डी कार्बोक्सिलेशन कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस से भी कराते हैं, एंड NaOH एंड CaO से भी कराते हैं, याद है क्या? और कुछ तो डी कार्बोक्सिलेशन ऐसे होते हैं सिंपली गर्म कर देने से ही CO2 निकल जाता है। अब सोचो, ये सब चीजें मैंने आपको कब पढ़ाई है? क्लास 12th में, काफी एंडिंग में पढ़ाई है ना, एंडिंग में पढ़ाई है। और अब जब हमें प्रिपरेशन पढ़ना पड़ रहा है, तो ये सारी रिएक्शन, अब यूज की हुई रिएक्शन सोचो 11वीं में हमें पढ़ना था, क्या समझ में आता है? इसलिए 11th क्लास में ऑर्गेनिक लगता है कि ये बड़ा भयानक चीज है, ये नहीं होने वाला है कुछ भी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि प्रिपरेशन पार्ट आगे के सारे रिएक्शन यूज कर रहा होता है। तो या तो एनसीईआरटी हटा ही दे प्रिपरेशन, सिर्फ रिएक्शन रिएक्शन दे तो अच्छा है, और एंड में फिर प्रिपरेशन डाले एक पर्टिकुलर टॉपिक में कि कैसे कोई चीज बनाते हैं। दिक्कत ये है कि ऐसा करता नहीं है, हर चैप्टर में उस चीज का प्रॉपर्टी, जनरल डिस्कशन एंड ये सब होता है, इसके बाद आपके रिएक्शन रहते हैं, इस वजह से बड़ा टफ हो जाता है। लेकिन अब के नजरिए से देखोगे तो तुम्हें ज्यादा आसान लगेगा। सो ये डीकार्बोक्सिलेशन इज अनदर मेथड। कौन सा बेटा डीकार्बोक्सिलेशन? और मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? जैसे मान लो आपने CH3COOH लिया, अब आपने इसमें क्या किया? NaOH डाल दिया, तो क्या बन गया? ये एसिड बेस रिएक्शन। अरे बोलो, कोई तकलीफ किसी को? अब ये जो पार्ट है इसी की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। अब मैं प्रोडक्ट लिखूंगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में कितने लोगों को पता है इलेक्ट्रोलाइसिस में सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक एनोड है, दूसरा एनोड पे नेगेटिव आयन जा रहे होते हैं। नहीं, हाँ जी सही बात है, नेगेटिव आयन जा रहे। क्या होता है एनोड पे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, तो मैं नेगेटिव आयन में कार्बोक्सिलेट को लेके जाता हूं, हालांकि OH माइनस भी है वाटर का, जो बहुत कम है। बहुत कम होने की वजह से उसका कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ा कम होता है, इसलिए यही जाता है। तो ये जाएगा तो क्या बनाएगा? रैडिकल, क्योंकि अपने नेगेटिव आयन को वो छोड़ देगा। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 8 रहते हैं ना O माइनस के पास, एक निकल गया तो 7। ये रैडिकल है, रैडिकल। और रैडिकल आपको पता है स्टेबल नहीं होता है, और वो भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। 7 इलेक्ट्रॉन, वो भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कैसे स्टेबल हो सकता है? तो ये तुरंत क्या करता है फिर? ये डॉट वापस अटैक करके इसके, इनके बीच के जो बॉन्ड रहते हैं उसी को तोड़ लेता है। इसी को तोड़ लिया और इसको बोला तू भाग जा यहां से। अब बेचारा ये बहुत सारे रिएक्शन के अंदर मिल गए, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल थोड़े होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। तो आपको जो बहुत सारे मिल गए CH3 is combining with another CH3 and form। तो अब कई लोगों को लगता है सर ये रेडिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें इनिशिएशन स्टेप जैसा कुछ नहीं होता है, प्रोपोगेशन स्टेप जैसा कुछ नहीं है, चेन रिएक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है जिसमें फोर्सफुली इकट्ठे खूब सारे रेडिकल बनाए जाते हैं। तो इसके बाद अगला स्टेप ही टर्मिनेशन का है, तो इसलिए आर आर जुड़ के बन जाते हैं, आर आर इसका प्रोडक्ट होगा। यानी अगर आपने यहाँ CH3 लिया है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3 क्या आएगा आंसर? इथेन। और क्या बन रहा है इथेन के अलावा? CO2 बन रहा है। और क्या बन रहा है? कैथोड पे, कैथोड यहां नहीं लिखना है, कैथोड यहां लिखना है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। क्या बनेगा? H2O से जो H प्लस आता है ना, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाता है? H2 गैस। तो ये पूछता है, कई बार इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस से जोड़ के सवाल बनाए जाते हैं, इसमें इतने मोल इलेक्ट्रॉन, ये बहुत डिटेल हो जाएगा, उसमें मैं नहीं जानना चाहता हूँ, अभी हम सिर्फ ऑर्गेनिक पे रहना चाहते हैं। क्या समझ में आया सभी को? तो हाइड्रोजन मिलता है, CO2 मिलता है, एनोड पे CO2, और एनोड पे ही अल्केन गैस। अगर छोटा मॉलिक्यूल है तो गैस होगा, 4 कार्बन तक पता है ना अल्केन गैस होते हैं, 5वें कार्बन से वो लिक्विड में, और 17 18 के आसपास जब पहुंच जाएंगे तब सॉलिड में होना शुरू। क्या आपको ये बात समझ में आई? कौन सी इलेक्ट्रोलाइसिस है ये? कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस। इससे मिलता जुलता एक और रिएक्शन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन यूजिंग सोडा लाइम। किसका यूज करके? सोडा लाइम। एंड दैट विल बी द लास्ट रिएक्शन ऑफ टुडेज लेक्चर। इसके बाद हम अगली क्लास में आगे की चीजें पढ़ेंगे, है ना?
क्या करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडा लाइम यूजिंग सोडा लाइम। वो बड़ा आसान सा है, बस कहानियों में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट है। सोडा लाइम का यूज करके जब आप करते हो, ध्यान से सुनना, इसमें बस इतना फर्क है कि CaO NaOH लेकर के बड़ा स्ट्रांगली गर्म करना पड़ता है, तो ये निकल जाता है और सीधा इसका आंसर क्या आएगा, CH3H। और पता है CO2 और NaOH मिलके क्या बना लेते हैं, Na2CO3। कोई बताएगा इसका मैकेनिज्म में क्या बनता है? सबसे पहले तो यही काम करेगा। कैसे काम करेगा? NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, उसके बाद क्या काम करता है? जब आप गर्म कर रहे होते हैं CO को, तो ये O- इधर से निकल करके कार्बन आयन बनता है। ये बड़ा डिफिकल्ट स्टेप है, ये रिवर्सिबल भी होता है, रिवर्सिबल भी होता है। ये CH3- जो बना हुआ वाटर है उसका H निकाल लेता है और क्या बन जाता है, CH4NOH-। इसमें क्या बन रहा है, स्पीशीज देख रहे हो कितना डिफरेंस है। ये भी एक रिएक्शन था, लेकिन इसमें क्या बना, रेडिकल। ये भी एक रिएक्शन, इसमें क्या बना, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आते हैं। इसमें कौन सा स्पीशीज बना, अब उसमें 4 दे देगा अलग अलग, अब उसमें पूछेगा कि बताओ किसका जल्दी निकल जाएगा, तो जिसमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। 1 डिग्री कार्बन आयन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। देन कोई ऐसा कार्बन आयन जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो तो और अच्छी बात है, जैसे ट्रिपली बॉन्डेड, वो और बढ़िया से है। कोई ऐसा कार्बन आयन बन रहा हो जो बगल में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से स्टेबलाइज हो, सोने पे सुहागा यार, सबसे बढ़िया तरीके से रिएक्ट करेगा। इसलिए बोलते हैं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पोजीशन पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप वाला अनसैचुरेशन हो तो वो सबसे तेज डिकार्बोक्सिलेट होता है, तुरंत, क्विक। और ये तो इतना जबरदस्त है कि इसको NaOH भी नहीं चाहिए, इसको तो गर्म कर दो डायरेक्टली थ्रू इनॉल मैकेनिज्म, साइक्लिक मैकेनिज्म, वो मैंने सिखाया था आपको। फिलहाल इसी के साथ मैं आज का क्लास यहीं खत्म करता हूँ। प्लीज आप थोड़ा ढंग से एल्कीन, अच्छा मैं आपको एक टास्क देता हूँ, करके आना, बहुत फायदा मिलेगा कल वाले लेक्चर में। एल्काइल हैलाइड +2 का चैप्टर है, बोलो। SN1 SN2 E1 E2 E1 CB, क्या इतना पोर्शन रिवाइज करके आओगे? क्योंकि अल्कीन के प्रिपरेशन में सारा रिएक्शन ही वही है, समझ गए ना? तो ये आपको रिवाइज करके आना है कल वाले एग्जाम, मतलब कल के रिवीजन के लिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। फिर मैं बता रहा हूं, आप ढंग से रिवाइज करके आओगे बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। दैट्स ऑल फॉर द क्लास।